हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल ने इसराना हलके में रोड शो निकाला और इस रोड शो में करीब 14 गांव की यात्रा के दौरान मनोहर लाल ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। इस बातचीत के दौरान हरियाणा के मुद्दों के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा, वो लोग इसलिए विधानसभा के मुद्दे ला रहे हैं क्योंकि उनकी नजर केवल कुर्सी पर है और यही वजह है वो लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा की बात कर रहे हैं। वहीं अल्पमत की सरकार कहे जाने पर भी सब मनोहर लाल ने विरोधियों पर पलटवार किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर साहब का एक और रोड शो जारी है और आज इसराना की बात की जाएगी। कृष्णलाल पंवार साहब भी उनके साथ हैं, राज्यसभा सांसद, और तमाम जो रोड शोज हैं हमने देखे भी हैं और जिस तरह की जो बातचीत थी वो नजर आई थी। सर, एक और रोड शो पे आप निकले हैं, करीब 15 गाँव का दौरा है। मैं एक रैली आपकी देख पा रहा था, जबरदस्त रैली नरवाल की थी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूँ कि जब से चुनाव उठा है अब कांग्रेस के खेमे में मायूसी है। भारतीय जनता पार्टी की रैलियाँ एक से एक बढ़ कर के हो रही हैं, चाहे हमारी रैलियाँ हैं, क्योंकि मैं 90 के 90 विधानसभा में रैली कर चुका हूँ। आज एक प्रकार से अंतिम रैली थी। अंतिम तो क्या थी, इस विधानसभा में दूसरी रैली थी। समाप्ति तो कल पूरी हो चुकी थी, लेकिन रोड शो भी साथ साथ हो रहे हैं। मेरा 6 रोड शो हो चुके हैं। आज ये 7वां जो है रथ के ऊपर ये हमारा जो रोड शो चलता है, जिसके अंदर 15-18 गांव कवर होते हैं और सैकड़ों की संख्या में हर गांव लोग आकर के कितना उत्साह से शामिल हो रहे हैं, ये आपने देखा है। मेरा पूरा भरोसा है कि हम हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। सिलसिलेवार तरीके से आते हैं, आपने इलेक्शन लड़े भी हैं, इलेक्शन लड़वाए भी हैं, रणनीति बनाई भी है, दूसरों की रणनीति खराब की भी है। 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, तो 2024 के चुनाव में आप अलग क्या देखते हैं? देखिए, वैसे तो जो चुनाव होता है वो बहुत ही आजकल साइंटिफिक हो गया है। हर स्टेप को कैलकुलेट करके ही आगे करना पड़ता है। मेरा पिछले 40 साल का, तो जो मैं मुख्यमंत्री बनना उससे पहले संगठन का मेरा अनुभव था, जनता की सेवा का अनुभव था। प्रत्यक्ष चुनाव 2014 लड़ने के बाद मुझे 14 के अनुभव हैं, 19 के अनुभव भी हैं। आज 24 में ये देखता हूँ कि मोदी जी ने पिछले 5 साल में जो काम किए हैं, अभूतपूर्व काम किए हैं। वैसे 10 साल के टोटल काम की गणना करें तो कांग्रेस कहीं खड़ी नज़र नहीं आती, लेकिन 5 साल के तो अभूतपूर्व बातें जिसमें हैं। धारा 370 जो कभी भी कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इसको समाप्त किया जा सकता है। हमेशा डराते थे, क्या गृह युद्ध हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। मैं समझता हूँ 370 एक क्षण में, एक लाइन में मोदी जी और अमित शाह जी के जोड़े ने ख़त्म किया। किसी को खरोंच नहीं आई। 500 साल का पुराना राम जन्मभूमि का ये मुद्दा किस प्रकार से कोर्ट ने सबकी दलीलें सुन करके एक निर्णय दिया और किसी को खरोंच नहीं आई। तो ऐसे विषय जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, वो इस प्रकार से यानी सफलतापूर्वक जो हल हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। जनता इसको महसूस करती है। यही कारण है कि आज पिछली बार से भी ज़्यादा जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 2024 का एक जो पॉइंट है, अब बातचीत जारी रहेगी और अभी कुछ जो कार्यक्रम है वहाँ बातचीत कर रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी आपके गाँव में पहुँच चुके हैं। मैं धर्मगढ़ गाँव वासियों की तरफ से माननीय मनोहर लाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के सरपंच भाई रविंदर जी स्वागत के लिए आगे हैं और हमारे राजेंद्र जी, किशन जी, बहुत ही सम्मानित समुंदर सिंह जी। तो लगातार जो ये प्रचार है वो जारी है और यहाँ 370 की बात भी होती है और कश्मीर का मुद्दा भी समझाया जा रहा है मनोहर लाल जी द्वारा, और तमाम जो मुद्दे हैं वो भी जो हरियाणा में काम हुए हैं वो भी समझाया जा रहा है। मैं सर आपकी पूरी सुन रहा था, आपने शुरू किया 370 से, आपने शुरू किया कि किस तरह का ये पेज था और जो लोकल योजनाएं, जो हरियाणा स्तर की योजनाएं थी, उसको लेकर भी आपने गाँव वालों से सीधा संवाद किया। देखिए, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, इसलिए लोकसभा के चुनाव में वास्तव में तो मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन चूँकि हमारे जो भी वोटर हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, बस्तियों के हैं, उनको जब तक अपने यहाँ के स्थानीय विषयों पर बात न की जाए तब तक उनको भी संतोष नहीं होता। और चूँकि हमने काम मोदी जी ने किए नेशनल लेवल के, हमने प्रदेश स्तर के किए हैं, तो प्रदेश स्तर के बताते हैं, नेशनल लेवल के बताते हैं, ताकि लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पिछले 10 साल में काम कराए गए हैं वो ऐसे कराए गए जो कांग्रेस ने कभी नहीं कराया। इसी में से वोटर जो है समझ करके आगे बढ़ रहा है।
छोटी मोटी कोई नई डिमांड आती है उसको हम 6 जून के बाद उसको पूरा करने का आश्वासन देते हैं। करनाल लोकसभा की बात करूं, करनाल उपचुनाव की बात करूं, यहां से शुरुआत करते हुए सर मैं आपसे जरूर एक सवाल करना चाहूँगा। पूरे हरियाणा का आकलन आपने जो रीड किया है वो आप अपने नज़रिए से समझाएं। करनाल उपचुनाव और करनाल लोकसभा से शुरू करते हैं। देखिए, करनाल विधानसभा का उपचुनाव, चूँकि मैं स्वयं वहाँ विधायक था और संयोग से अब लोकसभा के चुनाव में भी मैं उस विधानसभा में भी वोट मांग रहा हूँ और वहाँ मुख्यमंत्री के भी वोट वहाँ से मांगे जा रहे हैं। इसलिए एक व्यक्ति को 2 वोट डालने का जो एक मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, तो उसमें से वोटर जो हैं, चाहे वो मैं मुख्यमंत्री था, वहाँ का विधायक था, उस नाते से जुड़े हैं, या आज हमारे नए जो मुख्यमंत्री आज के विधायक हैं उनके साथ भी उनकी सहानुभूति है। तो इस नाते से डबल लाभ जो है वो इस उपचुनाव में मिलेगा। लोकसभा का तो मिलेगा ही मिलेगा, विधानसभा के चुनाव के नाते हमारे मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी साफ छवि के आदमी हैं और जिनको हमने अपने हाथों से, यानी उनकी एक प्रकार से उनको ताजपोशी उनकी हुई और उसका जनता में एक असर है कि हमारे पुराने मुख्यमंत्री ने नए मुख्यमंत्री को अपने हाथों से, वरना कांग्रेस में अगर ये देखते हैं तो ये गद्दी बदलने का काम उनके यहाँ तो झगड़े का, लड़ाई का कारण ही होता है। कोई आदमी गद्दी पकड़ता है तो छोड़ता नहीं आसानी से, कहता जैसे फेविकोल से कुर्सी चिपक गई हो। लेकिन हमने बहुत आसानी से, आराम से वो सारे काम को किया, तो इसको लोग समझते हैं। इस प्रकार से इसका लाभ जो है वो इस चुनाव में उनको मिल रहा है। स्टेडियम में बच्चे खेलने वाले बच्चे खेल रहे हैं। सर बस जल्दी से फिनिश कर लेते हैं और ये सवाल सर बात कर लीजिए फरीदाबाद गुड़गांव की, सोनीपत रोहतक की, अंबाला सिरसा की, कहीं किसी सीट पर जिस तरह से कांग्रेस अपना दावा कर रही है और जो नारा आप लोगों ने दिया था 10+1 11 जीतेंगे, कांग्रेस भी इस तरह का नारा अब दे रही है। ये कॉन्फिडेंस जो है 19 में नजर नहीं आया था, 24 में इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है और जिन सीटों का मैंने नाम लिया इनका आपके नजरिए से क्या आकलन? नहीं, हर चुनाव में ये हर पार्टी क्लेम करती है। ऐसा नहीं कह सकते कि 19 में उन्होंने चुनाव का यानी जीतने का दावा नहीं किया था, उन्होंने किया था, लेकिन फोकस उनका 2 ही सीटों पर रह गया और जब 2 पर रहा बाकी सब हारे, उनको चिंता नहीं, उनकी उन 2 सीटों को हारने की चिंता हो गई। और हमारे हुड्डा साहब को गम जो हुआ है सोनीपत में अपने हारने का हुआ, रोहतक में अपने बेटे के हारने का हुआ। इस बार तो अगर 2 में से केवल 1 सीट छाटने का एक कारण मैं समझता हूँ तो हुड्डा जी अपना गम कम करने के लिए और ये फैसला कराया कि भाई डबल गम ना सहना पड़े, अगर हार है तो 1 सीट का गम सह जाएंगे, बाकी 9 की चिंता वो आज भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए कितना ही जोर लगा लें, क्योंकि उन्होंने ये तो सिद्ध कर दिया कि बाप और बेटा वही एक दूसरे की सहायता करते हैं, बाकी पार्टी का उनका स्ट्रक्चर है ही नहीं है कहीं। हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर टॉप से लेकर नीचे बूथ और बूथ में भी पन्ना प्रमुख इस लेवल तक गए हुए हैं। आज भी हमारे लगभग 70% विधानसभाओं में जो डोर टू डोर का कैंपेन है वो पूरा यानी शुरू करके पूरा भी कर चुके हैं, जबकि वो उस लेवल पर तो उनके प्रत्याशी हैं वही 10-20 गांव घुमाए तो घुमाए, नीचे इसका किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सभा वो करते हैं, हर सभा में उनके झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो रोहतक की सभा हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ की सभा हो, चाहे भिवानी की सभा हो, चाहे हिसार की सभा हो, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में वो लोगों की बात सुनने की बजाय अपनी सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। मित्रों, इस प्रकार के काम को राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम भाइयों, राम राम। सर एक सवाल और ये है कि जिस तरह से सीटों की बात है, 3 विधायक निर्दलीय जब से कांग्रेस ने अपना समर्थन दिलाया उसका टेक्निकल पेज क्या है? एक विश्वास मत साबित किया था जिस दिन मनोहर लाल जी ने कुर्सी छोड़ी थी और नायब सिंह सैनी साहब ने कुर्सी ली थी, उस समय भी हुआ था। टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है? ये बार बार कहा जा रहा है कि इस सरकार के पास, मौजूदा सरकार के पास नंबर नहीं है और ये साबित करता है, ये दावा करती है कांग्रेस की अगली सरकार हमारी बन रही है और लोकसभा में भी विधानसभा की बातें रखी जा रही है। देखिए, लोकसभा में विधानसभा की बातें तो कांग्रेस के ही लोग रख रहे हैं, हम नहीं रख रहे हैं। और कांग्रेस की चिंता ये है कि दिल्ली में तो माँ बेटा वो केंद्र की बात रख के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर है जो मिलनी नहीं है, प्रदेश में बापू बेटा इन दोनों की मुख्यमंत्री कुर्सी पर नजर है जो मिलनी नहीं है। और जिस प्रकार का ड्रामा वो किया गया है, 3 विधायक ठीक है उन्होंने समर्थन वापस लिया, कोई भी ले सकता है, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, पार्टी में तो कोई टूटन हुई नहीं तो इंडिपेंडेंट विधायक ले सकते हैं। लेकिन नासमझी इतनी है कि उन 3 विधायकों का भी उनके हाथ से वे पत्र लिख करके उनको राज्यपाल के पास जा कर के और प्रत्यक्ष जाके हाजिर होना चाहिए था, वो हाजिर नहीं हुए। उनको अगर ईमेल से भेजना था तो अपनी ईमेल से भेजना था। आज उन्होंने किसी के भी कहने पर आपका त्यागपत्र मैं, मेरा त्यागपत्र आप अगर किसी अपनी ईमेल से भेजेंगे तो विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। ऐसे राज्यपाल जी ने एक टिप्पणी करके उनको बताया है कि ये चूँकि किसी एक ही ईमेल से सब इंडिपेंडेंट्स के इस्तीफे आए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं दबाव वाला विषय ध्यान में आता
जब तक वो विधायक इंडिपेंडेंटली अपना आ करके और समर्थन वापस नहीं लेंगे तब तक वो निरर्थक है, पहली बात। दूसरा, 3 के बाद उन्होंने कहा कि हाँ सरकार जो है फ्लोर टेस्ट कराए और अविश्वास में आ गई है। वो कम से कम अगर भूपेंद्र हुड्डा खुद अपने हस्ताक्षर से 30 विधायकों के साइन करा करके अगर वहाँ भेज देते तो राज्यपाल सोच भी लेते। अभी तो राज्यपाल को एक उनके ऑफिस के इंचार्ज ने, शादीलाल कपूर ने, अपने साइन से कह दिया कि हाँ हमारे डेपुटेशन को समय दीजिए। उन्होंने समय देने के बजाय कहा कि आप अपना जो पत्र है डेपुटेशन का वो हमारे स्टाफ को दे दीजिए, क्योंकि वो स्वयं वहाँ थे नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। जब आएंगे तो अल्टीमेटली उनको 30 के 30 विधायकों को हस्ताक्षर पत्र भी देना होगा और फिर वहाँ जा करके अपनी हाजिरी भी दर्ज करानी होगी। इसके बाद जिनका वो समर्थन मांग रहे हैं उनकी भी फिजिकल प्रेजेंस करानी होगी, उनका पत्र लेना होगा, तब जा करके आगे विषय आएगा कि गवर्नर साहब को क्या करना है, स्पीकर साहब को क्या करना है। बहुत लंबे विषय हैं। इन लंबे विषयों में केवल एक शोषा छोड़ने के लिए उन्होंने शोषा छोड़ दिया, जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। आज भी मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी विधायकों का समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत सिद्ध कर सकती है। हल्का सा हिंट तो सर दे ही दीजिए, जब बातचीत हो ही रही है तो आपने भी कहा कि भाई टेंशन मत लो, नंबर का जब बात आएगी तो भाजपा के संपर्क में कौन कौन है हम मौके पे बताएंगे। जो नंबर दिखता है, जो अब ऑन रिकॉर्ड है, उसके अलावा कौन सा आपने जो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र बचा के रखा हुआ है सरकार के नंबर से? कोई ब्रह्मास्त्र नहीं। बहुत से विधायकों ने खुल करके कह दिया है, हमारे मंचों पर आने शुरू हो गए हैं, जो लोकसभा में हमारे चुनाव में हमारी सहायता कर रहे हैं। ये जानकारी तो मीडिया के लोगों को सबको है। बहुत से विधायक स्पष्ट रूप से, खुले रूप से हमारा समर्थन कर रहे हैं। और जो बार बार अजय सिंह चौटाला साहब कह रहे हैं, दुष्यंत भी कह रहे हैं कि जो आंकड़ा है वो 200-250 से ऊपर नहीं जाएगा इस एनडीए सरकार का, तो इस तरह से जो दावा किया जा रहा है, ये आखिरी सवाल किस तरह से रिएक्शन उन लोगों का? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी 4 चरण जो है उनका चुनाव हो चुका है, आधे से ज़्यादा हो गया है। आज भी हमारा आंकलन मीडिया के माध्यम से, राजनीतिक पंडितों के माध्यम से ये है कि हम 272 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार जो रोड शो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब का वो जारी है और देखिए जिस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आपको लगातार यहाँ नजर आ रही है। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, करनाल।